अस्सलामुअलैकुम। सोशल रिव्यूज़ में खुश आमदीद। सोशल रिव्यूज़ आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेके आता रहता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये मालूम हो गया है कि उन्हें दीवार के साथ लगाया जा रहा है। ताकतवर हलकों में न्यूट्रल्स में एक मुखालफत इमरान खान के ख़िलाफ़ मौजूद है और वो मुखालफत इतनी जल्दी ख़त्म होने वाली नहीं है। इमरान खान को बहुत बार ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया गया और फिर कई बार नया धोखा दिया गया। लाहौर में एक बहुत ताकतवर शख्सियत बैठी है जिसके बारे में इमरान खान ने खुल के कहा है। उन्होंने कहा, ये शख्सियत जैसे पहले ब्रिगेडियर रांझा हुआ करते थे जिन्होंने नून लीग को पंजाब में 2013 में इलेक्शन जितवाया था, तो उसी तरह इस बार भी एक ताकतवर शख्सियत हमजा शहबाज को इलेक्शन में जितवाने के लिए तैयार बैठा है। जिन हलकों में इलेक्शन होने जा रहे हैं वहाँ के कैंडिडेट बयान दे रहे हैं कि ये धांधली ओपन नहीं होगी कि वो इदारा सबके सामने खुल के आ जाए, बल्कि इस बार बड़ी टेक्निकल धांधली की जा रही है। जो चीज़ें इस वक्त हो रही हैं और होने वाली हैं वो दोनों हम आपको बताते हैं, क्योंकि सारा गेम पंजाब में शिफ्ट हो गया है। अगर हमजा शहबाज की पंजाब में हुकूमत ख़त्म हो गई और वो ताकतवर शख्स जो लाहौर में बैठा है वो नाकाम हो गया और हमजा शहबाज को 12 से 14 सीटें ना जितवा सका, तो हमजा शहबाज की पंजाब में हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। फिर हमजा शहबाज बस इस्लामाबाद के वज़ीर आला रह जाएंगे और पंजाब में इमरान खान की हुकूमत होगी। तो इमरान खान किसी भी लम्हे पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ख़त्म कर देंगे। पाकिस्तान में एक ऐसी सिचुएशन पैदा कर देंगे कि पाकिस्तान को इलेक्शन की तरफ जाना पड़ेगा। इससे सारी पीडीएम और ताकतवर हलके बचना चाहते हैं, इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट के लिए रुकावटें डाली जा रही हैं। लोगों को धड़े बदलने के लिए दबाव में लिया जा रहा है। ताकतवर हलके प्रेशर्स कर रहे हैं कि लोटों को सपोर्ट करें या तहरीक इंसाफ के लिए ना खड़े हों, इसलिए पुलिस मुकम्मल सपोर्ट दे रही है। कहीं अगर जरब हो जाए लोटे की तहरीक इंसाफ के नए कैंडिडेट से तो लोटों को सपोर्ट मिल रही है और तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट को घरों से उठाया जाता है और उनके घरों पे छापा मारा जाता है और ये पुलिस को बाकायदा कंट्रोल किया जा रहा है हुकूमत की तरफ से और ताकतवर शख्सियत की जानिब से भी। वोटर लिस्टों में भी हेर फेर किया जा रहा है और ये काम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान करता है। ये शिकायत भी मसूल हो रही है इलेक्टेड कैंडिडेट की तरफ से। दीगर अदारे जैसे माल का अमला, जैसे पटवारी वगैरह, उनकी ड्यूटीज़ लग गई हैं कि आपने फ़लाँ अफ़ाल जो हैं वो सारे अंजाम देने हैं। मुकम्मल गुंडागर्दी और बदमाशी की इजाज़त है, लेकिन वो सिर्फ उनको जो लोटे हैं, जो पीएमएलएन की टिकट पे इलेक्शन लड़ रहे हैं, पूरी गुंडागर्दी और बदमाशी कर सकते हैं और वो लगातार कर भी रहे हैं। उनकी मर्ज़ी के बंदे लगाए गए हैं, उनकी मर्ज़ी के बंदे बिठाए गए हैं, वो अपनी मर्ज़ी से चीज़ों को चला रहे हैं और फंड्स का बेतरीक़ इस्तेमाल किया जा रहा है। सरकारी वसाइल हलकों में झोंके जा रहे हैं। ये सब शिकायत तहरीक इंसाफ की टिकट पे खड़े उम्मीदवार कर रहे हैं जो लोटों के अगेंस्ट खड़े हैं। दूसरी जानिब इलेक्शन वाले दिन का मनसूबा क्या है, मुबैना तौर पे वो हम आपको पहले ही बता देते हैं। हमारे सोर्सेज ने हमें रिपोर्ट दी है। एक तो हर हलके में मुकम्मल धांधली की जाएगी, हर पोलिंग स्टेशन पे साइंटिफिक धांधली की जाएगी, उसका बंदोबस्त भी किया जा रहा है। जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर ज़्यादा होगा जिन हलकों में या एरिया में, वहां पे वोटिंग को स्लो कर दिया जाएगा, यानी कि एक पोलिंग स्टेशन जहां पीएमएलएन के वोटर्स हैं या लोटों के वोटर्स ज़्यादा हैं वहां वोटिंग तेज़ होगी ताकि वो जीत जाएं। जहां पे तहरीक इंसाफ का वोटर होगा, वो वोटर जो पढ़ा लिखा है और पीटीआई को वोट देगा, उस हलके में वोटिंग को स्लो किया जाएगा, लड़ाई करवाई जाएगी, पुलिस को भेजा जाएगा, सिक्योरिटी फोर्सेस बार बार जाएंगी, बार बार लड़ाई से वोटिंग को रोक दिया जाएगा। तहरीक इंसाफ के वोटर घरों में चले जाएंगे और उनकी वोटिंग कम हो जाएगी। ठप्पा माफिया और जाली बैलेट पेपर के बारे में भी इत्तलात मौसूल हो रही हैं और आने वाले दिनों में ये सब होगा। जाली इलेक्शन कमीशन के ऑफिस बनाए जा रहे हैं जहां जाली बैलेट पेपर्स पर इलेक्शन के एक दिन पहले ठप्पे लगाए जाएंगे और हज़ारों जाली वोट शामिल किए जाएंगे। इस तरह की धांधली की मनसूबाबंदी की जा रही है उस ताकतवर शख्सियत की जानिब से। मर्ज़ी का अमला, मर्ज़ी की पुलिस, मर्ज़ी के इदारों के लोग ड्यूटीज़ करेंगे जो उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। तहरीक इंसाफ को मालूम हो चुका है कि ताकतवर हलके खुल के सामने आ चुके हैं और इस मुल्क में कुछ भी न्यूट्रल नहीं रहा, इसलिए उन्होंने दीवार से लगने से पहले हिकमत अमली को काफ़ी हद तक बदल दिया है। वो अब अदारों के इक़दामात पर खुल्लम खुल्ला बात करने लग गए हैं, पहले वो परहेज़ करते थे। आने वाले दिनों में अगर इमरान खान को साफ़ और शिफाफ इलेक्शन की यकीन दहानी नहीं करवाई गई और साथ ही साथ उनको एहतजाज का कानूनी और आइनी हक नहीं दिया गया, तो वो एक स्टेप मज़ीद आगे बढ़ जाएंगे और हमारे अदारों के लिए ये बेहतर नहीं होगा। वो इसलिए
کہ ضد یا انا ایک شخصیت یا چند شخصیات کی ہیں اور اس کی وجہ سے بدنامی پورے ادارے کی ہو رہی ہے جن اداروں سے ان کا تعلق ہے، تو یہ نہایت غیر مناسب بات ہے۔ اس ادارے میں بڑے شاندار لوگ موجود ہیں اور جن لوگوں کو یہ ضد اور انا کا مسئلہ ہے وہ بھی اچھے تھے اور اچھی سروسز کی، مگر کسی ایک نقطے پر اختلاف ہو جائے اور اس اختلاف کی وجہ سے پورے پاکستان کو داؤ پہ لگا دیا جائے، پورے پاکستان کی قوم سے مخالفت لے لی جائے، تو یہ نامناسب بات ہے۔ اس سے ادارے کی ساکھ کو نقصان پہنچتا ہے۔ اگر آپ فواد چودھری کا بیان دیکھیں، کھلم کھلا آمنے سامنے آ گئے ہیں اداروں کے۔ فواد چودھری نے کہا اسٹیبلشمنٹ سیاست کی اصل پلیئر ہے، وہ کیسے نیوٹرل ہو سکتی ہے؟ اگر عسکری ادارہ نہ چاہتا تو ہماری حکومت کیسے گر سکتی تھی؟ اور انہوں نے کہا پاکستان میں فوج اور عدلیہ مل کے حکومت تبدیل کرتے رہے ہیں، اس میں سیاستدانوں کا بھی قصور ہے جو رولز آف گیم طے نہیں کر سکے۔ انہوں نے کہا دل بہلانے کو تو ہم کہہ سکتے ہیں لیکن حقیقت میں فوج اور عدلیہ پولیٹیکل پلیئرز ہیں۔ انہوں نے ذوالفقار بھٹو جیسے شخص کو پھانسی لگا دی، یہ ظلم کی ایک حد ہے۔ اس کے علاوہ فواد چودھری نے عدلیہ کے بارے میں بھی بہت امپورٹنٹ بات کی۔ انہوں نے کہا عدلیہ میں تقرریوں کا کوئی میرٹ ہی نہیں پاکستان میں۔ ہمارے ملک میں ایک عجیب تماشا لگا ہوا ہے، اگر ججز کا ٹیسٹ لیں تو ہائی کورٹ کے 2/3 ججز فیل ہو جائیں گے۔ فواد چودھری نے کہا دنیا میں پاکستان کی جوڈیشری 139 میں سے 130ویں نمبر پہ آئی ہے، تو وجہ تو یہی ہے کہ ہمارے ہاں کمپیٹنٹ لوگ نہیں ہیں، یعنی جس طرح ججز کے آنے کا طریقہ کار پوری دنیا میں ہے، پاکستان میں ایسا نہیں ہے۔ پولیٹیکل بنیادوں پر چیزوں کو مینج کیا جاتا ہے اور ایسے ہی ججز کی تقرریاں پاکستان میں ہوتی ہیں۔ انفارچونیٹلی بڑے شاندار اور معزز ججز بھی موجود ہیں، لیکن اتنے زبردست ججز ہونے کے باوجود پاکستان کی جوڈیشری 130ویں نمبر پہ ہے۔ اب اس کے پیچھے کچھ تو وجوہات ہیں۔ اگر ہم ججز کی تقرری کو ماڈرن طریقہ کار سے کریں تو آنے والے وقت میں یہ چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں۔ ہماری رپورٹس کے مطابق اگر سی ایم پنجاب کو جتوانے کے لیے یہ دھاندلی کا سلسلہ نہ روکا گیا طاقتور حلقوں کی طرف سے، تو لوگ گلی محلوں اور سڑکوں پہ کھل کے ان کا نام لینے والے ہیں، بلکہ اشتہارات بن کے اس ملک میں چلنے والے ہیں۔ ہم نے یونیورسٹیز میں جا کے سروے کیا، اسٹوڈنٹ سے ملاقات ہوئی اور ان کی رائے لی گئی، اور 90% اسٹوڈنٹ نے اور پبلک نے سوال کیا نیوٹرل کے کردار کے بارے میں کہ سب کیا درا ان کا ہے۔ ایون وہ سٹنگ پوسٹ کے آفیسر کا نام لینے لگے ہیں۔ اب پاکستان بہت حد تک تبدیل ہو چکا ہے، لوگ بدل گئے ہیں لیکن روش نہیں بدلی۔ ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے ہمارے ادارے آج بھی 80 کی دہائی میں زندہ ہیں، حالانکہ پاکستان بہت آگے نکل گیا ہے۔ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور اسٹوڈنٹس کو سوالات کرنے سے اور ڈسکشن کرنے سے اب یونیورسٹیز کی انتظامیہ بھی نہیں روک پا رہی تھی۔ وہ کھل کے پوچھ رہے تھے اور اپنے سوالوں کا کھلم کھلا جواب مانگ رہے تھے، تو معاملہ یہاں تک پہنچ چکا ہے۔ ہم اپنے سروے سے بتا رہے ہیں کہ اداروں کی بڑی بدنامی ہو جائے گی اگر اداروں نے اپنی روش نہ بدلی اور صاف شفاف الیکشن نہ ہوئے تو لوگ سٹنگ آفیسرز کے نام لیں گے اور نیوٹرل کو لگ پتا جائے گا۔ یہ وہ دور نہیں جب بھٹو کو پھانسی دے دی گئی تھی، یہ 2022 اور سوشل میڈیا کا دور ہے۔ براک اوباما نے 2013 میں کہا تھا سوشل میڈیا کا انفلوئنس اتنا بڑھ چکا ہے کہ حکومتیں مجبور ہو جائیں گی عوام کے ہاتھوں، اور وہی ہو رہا ہے کہ لوگ اب کھل کے بات کرتے ہیں۔ پرنٹ میڈیا پہ تو پابندی لگائی جا سکتی ہے بٹ سوشل میڈیا پہ نہیں۔ اس کے علاوہ عمران خان بھی اب کھل کے بات کرنے لگے ہیں، اور جنرل فیض حمید کا نام انہوں نے اپنے بیان میں لیا کہ کس طرح اداروں کے سربراہ کے انفلوئنس سے اپنے مفادات نون لیگ لیتی رہی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ لیکن جو دوسری بات اس نے کی کہ جی آرمی چیف عمران خان اپنا رکھوانا چاہتا تھا، وہ یہ کہہ گیا نا، اور آرمی چیف رکھوا کے تو اس نے کہا پھر تو ہمارا یہ 15 سال تک رہ جائے گا اور یہ ہٹایا ہی نہیں جا سکے گا، کیونکہ پھر احتساب بھی ہو جائے گا ہمارا۔ اس کے اندر بھی بڑی ہمیں غور کرنا چاہیے کہ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اور آرمی چیف آئے گا تو ان کا احتساب رک جائے گا؟ اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ کیا اپنا آرمی چیف چاہیے تاکہ وہ ان کی مدد کرے؟ یعنی وہ جو بات کہہ گیا ہے اس کے اندر ذرا ہمیں غور کرنا چاہیے۔ پہلی چیز تو اس نے کہا کہ عمران خان اپنا آرمی چیف رکھوائے گا۔ میں آج آپ سب کے سامنے ایک چیز واضح کرنا چاہتا ہوں، میں نے کسی صورت کسی وقت اللہ کے سامنے میں
हाजिर होकर ये बात करता हूँ, मैंने कभी नहीं सोचा था कि नवंबर में किसको आर्मी चीफ बनाना है। वो सिंपली ये है कि ये इशू था ही नहीं। मेरे जहन में तो ये था कि जब टाइम आएगा मेरिट के ऊपर जो सबसे बेहतर होगा उसको मैं बना दूंगा। सारी जिंदगी जो मुझे जानता है क्रिकेट में, जब से 10 साल क्रिकेट कैप्टन रहा हूं, मैंने कभी अपनी जिंदगी में मेरिट को वायलेट नहीं किया। मैंने आने वाले दिनों में ये तरक्की मज़ीद बढ़ेगी और उम्मीद है मुतनाज़ा शख्सियत को रीसीट करने या उनके खिलाफ इंक्वायरी तश्कील देने की डिमांड की जाएगी, क्योंकि तहरीक इंसाफ और अदारे अब आमने सामने आ चुके हैं। और अगर अदारों ने गैर जानिबदारी इख्तियार ना की और सच में न्यूट्रल्स ना हुए तो इस मुल्क में श्रीलंका की तरह हालात ख़राब हो सकते हैं। लोग सड़कों पे आ सकते हैं, जो किसी भी सूरत पाकिस्तान और पाकिस्तान के अदारों के हक़ में दुरुस्त नहीं। और इस चीज़ की इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को बखूबी है। हम दुआ करते हैं कि पाकिस्तान में इस रजीम चेंज ऑपरेशन को रिवर्स किया जाएगा। वो कोई न्यूट्रल है या कोई न्यूट्रल नहीं है, लेकिन जब हम न्यूट्रल हो गए तो इस मुल्क में फिर कोई न्यूट्रल नहीं रहेगा। तो खुदा के लिए इस मुल्क पर रहम करें। और मैं एक बात आपको से कहना चाहूँगा, इस मुल्क के साथ ज्यादती की गई है। इमरान खान के साथ नहीं ज्यादती की, इस पाकिस्तान के साथ ज्यादती की। और अवामी जमहूरी हुकूमत को इक़्तिदार में आने से नहीं रोका जाएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।